बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज़ 18th ऑफ अक्टूबर 2024। ये रहा बेटा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 1, 2 एंड 3। ये तीनों एडिटोरियल जो हैं इस लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे विद इन द रेफरेंस सीएसएस, पीएमएस, सिविल जज या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसके अंदर ऐसे आता है उसको सामने रखते हुए। बाकी आपका ये पोर्शन बचता है जो कि आपका ओपिनियंस का पोर्शन है 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों ओपिनियंस इन द सेम फैशन इसी तरीके से इनका एनालिसिस कर दिया गया है, लेक्चर्स डिलीवर किया गया है। बट इस पोर्शन के अगर आप इसके लेक्चर्स भी सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी, जो कि ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। और इसके साथ साथ www.pengravity.com आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर भी आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये पिछले सारे महीनों के जो ओपिनियंस हैं इनके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। नए स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 1 मिनट में बता देता हूँ कि ये जो लेक्चर्स हैं, जो एडिटोरियल्स और ओपिनियंस आपकी हेल्प कहाँ करेंगे। इंग्लिश एसे में, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, सोशल साइंसेज के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप करेंगे, आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच भी आपकी डेवलप होगी। ये दोनों पेपर आप बड़े आराम से पास कर सकते हैं सिर्फ इंग्लिश एज अपना एडिटोरियल्स और ओपिनियंस के लेक्चर्स के थ्रू ही, क्योंकि वो करंट बेसिस पे होते हैं। ठीक है, बाकी इंग्लिश ऐसे भी आप पास कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको साथ में राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है। जहां से मर्जी करें, लिखें, एवेलुएट करवाएं, लिखें, चेक करवाएं, अपनी गलतियां जो हैं वो देखें, उनको रिपीट ना करें। और जब तक ये नहीं करेंगे सीएसएस, पीएमएस कुछ भी पास नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो ऐसे पास नहीं हो सकता। और ऐसे पास नहीं होगा तो आप पास नहीं होंगे, रिकमेंड नहीं हो सकते। ऐसे जो है यही वजह है फेल होने की कि बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप हमसे करना चाहते हैं तो उसका सेशन भी कंटिन्यू है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है। आपको टॉपिक दिया जाता है, आप लिखकर उसको क्या करते हैं, वापस भेजते हैं और उसके बाद आपको चेक करके वापस कर दिया जाता है। बाकी ये एक स्लाइड, दो स्लाइडें हैं करंट ग्लोबल इश्यूज की और करंट नेशनल इश्यूज की, ये आप लोगों ने खुद से एक दफ़ा पढ़ लेनी है। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक है, वहाँ पर डिटेल के साथ इनकी जो है चैप्टराइजेशन भी कर दी गई है। पीडीएफ का लिंक भी अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इस फाइल को, जो भी आप करना चाहें। बायलेटरल प्रोग्रेस आपका फर्स्ट ओपिनियन एडिटोरियल है। बायलेटरल प्रोग्रेस, बायलेटरल का मतलब होता है बाई जैसे क्या है, दो। तो दो मुल्कों के दरमियान बायलेटरल, दोनों की इकट्ठी, दो की, किसकी बात करता है। तो पहले क्रक्स सुन ले, क्रक्स में आ जाती है इंडिया पाकिस्तान। राइटर जो है बेसिकली, अभी आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अभी मीटिंग होती है। ये मैंने लास्ट जो ओपिनियन था उसके अंदर एससीओ क्या है ये बता दिया था, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल एससीओ की जो मीटिंग अभी इस्लामाबाद में हुई है आपके सामने, तो उसमें तो बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ डिस्कस हुआ। लेकिन राइटर का जो अभी लिखने का तरीका है या लिखने का जो टच है, वो कहता है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पे क्या असर पड़ेगा। इस मीटिंग का इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर कोई असर पड़ेगा, या कोई ताल्लुकात बेहतर होंगे, क्या होगा। तो ये बात वो बस इसके अंदर करता है। बाकी तो एससीओ के अंदर बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसका फोकस जो है वो ये है। तो शुरू करते हैं। राइटर कहता है एससीओ की मीटिंग होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की क्या हुआ वहां, कोई बेहतर क्या क्वेश्चन मार्क है, क्या हुआ। तो कहते हैं कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं इंडिया के, जयशंकर साहब, उन्होंने जब स्पीच की तो उन्होंने कुछ बातें की। एक तो उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। ठीक है, तो कहता है कि ये बात उन्होंने की, नोट उन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्टली हिट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बॉर्डर के ऊपर टेररिज्म है। ठीक है, एक चीज तो ये उन्होंने डिस्कस की। तो आगे उसने एक दो चीजें और भी डिस्कस की, वो ये वाली थी, टेररिज्म की बात की, सेपरेटिज्म, सेपरेटिज्म जैसे खालिस्तान मूवमेंट की बात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कहता है ये उन्होंने बातें की कि ये ऐसी चीजें हैं जो कि फ्रेंडशिप के रास्ते में, पाकिस्तान और इंडिया के रास्ते में क्या है, रुकावट है। और यहाँ पर राइटर कहता है लेकिन वैसे तो यहाँ पर ये होना चाहिए था कि जो हेड है किसी भी गवर्नमेंट के वो आते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं वहां पर, लेकिन वो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नहीं आए। ठीक है ना, और उन्होंने अपनी जगह पर इनको बेचा, लेकिन चले बेच तो दिया। तो राइटर कहता है कि ये एक बात की उन्होंने, दूसरी बात ये की, तीसरा वो कहता है रीजनल स्टेट्स जो हैं वो इकट्ठी यहाँ पर हुई पाकिस्तान के अंदर एससीओ की मीटिंग के अंदर। और इस वजह से जो इंडिया है वो यहाँ पर आया, वैसे उसने आना नहीं था। लेकिन सार्क की जैसे हुई, तो सार्क जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो साउथ एशिया की है, ठीक है ना, तो वो क्यों नाकाम है,
क्योंकि साउथ एशिया के मुल्क हैं, इंडिया जो है विलिंगनेस शो नहीं करता, लेकिन यहाँ पर इंडिया को विलिंगनेस इसलिए शो करनी पड़ी क्योंकि ये एससीओ एक बड़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर बीजिंग यानी कि चाइना और मॉस्को यानी कि रशिया वाले दो बड़े पिलर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो वो इन दोनों को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पाकिस्तान आ गया। ठीक है, और पाकिस्तान आकर उसने बात क्या की, उसने बात की जनाब टेररिज्म की बात की कि दोनों साइड के ऊपर टेररिज्म है, और साथ में उसने बात की सेपरेटिज्म की। इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर उसने बात की, कोई तड़ियां छड़ियां उसने नहीं लगाई। तो ये होगी इंडिया की साइड। अब पाकिस्तान की साइड पे आ जाए। अब पाकिस्तान ने क्या कहा, पाकिस्तान ने कहा जनाब अली इंडिया को लेकर हमारे ताल्लुकात इसलिए नहीं बेहतर हो गए, एक तो कश्मीर का मसला हमारा है, दूसरा इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनके साथ आपको पता है क्या हो रहा है, मोदी की गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुने तो आपको वो राम मंदिर की स्टोरी और हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, और दूसरा जो है पाकिस्तान के अंदर जो है राह जो है इन्वॉल्व है मुख्तलिफ किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के मर्डर्स हो चुके हैं। तो इन चीज़ों को लेकर पाकिस्तान ने भी बात की। लेकिन बहरहाल राइटर कहता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि अगर रीजनल इंटीग्रेशन हो, खास तौर पर अगर दिल्ली ये चाहता है कि वो यूरेशियन मार्केट से मुराद ये है, अब यहाँ पर सॉरी टू से मैप मैं भूल गया लगाना वरना ज़्यादा अच्छे से इसमें यूरोप और एशिया, जैसे अगर आपका ये ग्लोब है, ठीक है, तो ये आपको पता है कि यहाँ पर क्या है आपका ऊपर जो है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा। ये ऊपर वाला रशिया का पोर्शन एशिया है, और यहाँ पर साथ में नीचे वाला एशिया सारे का सारा, और यहाँ पर आपका अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ में। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसकी बात वो कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर चाहता है कि इंडिया चाहता है कि मैं यहाँ पर जाकर अपनी चीज़ें बेचूँ, खास तौर पर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहाँ से गुजर के जाऊँ, तो फिर इंडिया को हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, और ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब हम बातचीत करें। ठीक है ना, इंडिया के साथ ताल्लुकात अगर बेहतर उसी वक्त होंगे जब बातचीत होगी, और अगर बेहतर होंगे तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी फायदा होगा, सिर्फ इंडिया को फायदा नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है एससीओ की समिट होती है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात होती है। अब हम आपने पेपर में क्या लिखना है, पेपर में बेटा जब भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात हो, तीन चीजें या चार चीजें कभी नहीं बोलनी। सबसे बड़ी चीज है आपकी कश्मीर, नंबर वन। नंबर टू वाटर कर लें, ठीक है। नंबर थ्री आपके जो है टेररिज्म कर लें, जैसे राव वगैरह सपोर्ट करती है। नंबर फोर आपकी अपनी हिस्ट्री कर लें या इसको नंबर वन पे रख लें। एंड नंबर फाइव जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं कहाँ पर, इंडिया के अंदर मुसलमानों की, वो कर लें। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे खालिस्तान की मूवमेंट है, ठीक है, यानी कि जस्ट लाइक दिस आपने जब भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करनी है तो इनके बगैर तो बात हो ही नहीं पाकिस्तान इंडिया। यही बात है कि हमारे दरमियान कश्मीर को लेके प्रॉब्लम है, वाटर को लेके प्रॉब्लम है, टेररिज्म को लेके प्रॉब्लम है, हिस्ट्री को लेकर प्रॉब्लम है, मुसलमानों के राइट्स को लेकर प्रॉब्लम है। ये तो चलो ठीक है, इसको छोड़ दें। तो ये पांच बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन स्टैंड करते हैं, करते रहेंगे, जब तक सॉल्व नहीं होते तो सॉल्व को नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने जब भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की, यही वजह है कि आपके दरमियान ट्रेड नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम्स हो, यही वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक डिफेंस का बहुत बड़ा बर्डन पड़ा हुआ है। फिर बातें और की और हो जाएंगी, लेकिन जब भी आपने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात करनी है तो यही बात है, और ये मसले तब हल होंगे जब आप बात करेंगे, और एससीओ के अंदर ये एक ऑप्शन मिली है कि आपने आपस में बात की है, हो सकता है आगे जाकर आपकी ये बात जो है आपको और भी बातें करें तो आपके मसले आस्ता आस्ता हल होने शुरू हो जाए। ब्रेसिंग फॉर इम्पैक्ट, अब इसके अंदर राइटर क्या बात करता है, इसका क्रक्स बेटा सुन लें। क्रक्स में क्लाइमेट चेंज की बात करता है और पाकिस्तान इकोनॉमी की बात करता है। क्लाइमेट चेंज आपको पता है, पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, समर हीट वेव्स आ रही हैं, बारिशें हो रही हैं, ठीक है, 2022 के अंदर फ्लड्स आते हैं। तो ये सारी की सारी कहता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे तबाह करके रख देती हैं, वो आपने लिखा। पेपर पर्सपेक्टिव में जब आप बात करेंगे तो अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आप क्लाइमेट चेंज को भी डाल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी डिस्टर्ब हुई है, कैसे कैसे डिस्टर्ब हुई है वो सारी बातों के साथ अभी डिस्कस करता हूँ। क्लाइमेट चेंज जो है पाकिस्तान की, क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में क्या हुआ है, फ्लड्स आए हैं, ड्राफ्ट्स पड़े हैं, हीट स्ट्रेस आई है,
फूड की इनसिक्योरिटी बढ़ी है, ठीक है ना, तबाही, फ्लड। अब देखें जिस इलाके में सैलाब आता है सारी फसल तबाह हो जाती है, जिस इलाके में सूखा पड़ा हुआ है वहाँ पर फसल नहीं होती। अगर आपकी हीट ज़्यादा हो जाए, जिस तरह अभी जो है हाइब्रिड लगाई हुई थी लोगों ने राइस की फसल, तो लोगों की जो आउटपुट बहुत कम किसानों की निकली है, और उसमें एक रीज़न ये भी सुनने को मिली है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है भाई। तो इस सब का इम्पैक्ट फिर आपकी फूड की सिक्योरिटी, फसलें नहीं होगी, फूड की इनसिक्योरिटी होगी। जब फूड की इनसिक्योरिटी होगी मतलब कि आपके पास अपने खाने के लिए फूड नहीं है, आप इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर लगाएंगे, डॉलर हमारे पास है नहीं है, तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आईएमएफ पाकिस्तान को कहती है कम से कम 1% जो आपकी जीडीपी है ना, उसको ऐसे कामों के ऊपर लगाओ जो क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी कि ऐसे काम, दरिया खुद अपना जो है उनको नहरें जो है अपनी ज्यादा कर लो, साफ सुथरी रखो, ठीक है, दरख्त लगाओ, दरख्त ना काटो, यानी कि इस तरह के काम करो जिससे अगर कल को फ्लड्स आते भी हैं तो आपका नुकसान कम करें। दरख्त लगाएंगे तो आपके टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा। तो जस्ट लाइक दिस वो कहती है 1% आप लोग खर्च करें। लेकिन राइटर यहाँ पर कहता है अच्छा 1% वो कहता है खर्च करें। एक तो ये है, खर्च क्यों नहीं कर रहे, सीधी सी बात है आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं खर्च कर रहे, ये तो इसका जवाब हो गया। अब पाकिस्तान में तबाही आती कैसे कैसे ये भी देख लें। क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज से वाटर शॉर्टेज जो है, राइजिंग वाटर शॉर्टेज, डिसर्टिफिकेशन हो जाती है, रैपिड ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है, ठीक है ना। सबसे गेम तो ऊपर से शुरू होती है ना, जब आपका ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट हो जाता है, दरियाओं में ज्यादा पानी आ जाता है, ठीक है ना। फिर आप दरख्त काट देते हैं, अन सीजनल आपकी जो मूनसून जो है वो अन सीजनल हो गया है, ठीक है ना, फ्लड्स आ जाते हैं फिर उससे। तो ये सारे का सारा क्या है, ये सब के सब पाकिस्तान के अंदर तबाही लेकर आते हैं। लेकिन वो कहता है पाकिस्तान दुनिया में 10 टॉप के मुल्क हैं जहां पर जो है क्लाइमेट चेंज जो है बड़ी तबाही मचा रही है। नो डाउट पाकिस्तान लेस देन 1% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में छोड़ता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होती है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज में आता है जो इसकी वजह से तबाह हो रही है, ठीक है। लेकिन वो रियलिटी ये कहता ये है कि पाकिस्तान की तबाही हो रही है, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के क्राइसिस चल रहे हैं। पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि पाकिस्तान कोई अच्छे प्लान बना सके, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा सके और दूसरे काम कर सके। और सबसे मजे की बात वो कहता ये है कि दूसरी दुनिया भी हमारी मदद नहीं कर रही। इसकी एग्जाम्पल देता है कि जब 2022 के अंदर फ्लड्स आते हैं, तबाही होती है, हमारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है, ठीक है, 1/3 जो पाकिस्तान का एरिया है वो डिस्टर्ब होता है। तो उसके बाद हमारे साथ बड़े वादे किए गए कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन थोड़ी सी हमारी मदद की गई, वादे जितने किए गए तो उतनी मदद नहीं करी गई। एक तो बाहर से मदद नहीं आई, कहता दूसरे हमारे अपने जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनमें भी वो भी फेल हो चुके हैं, ठीक है ना। वो भी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे और ना ही प्लान बना पा रहे हैं। जैसे कि कहता है एनर्जी की अगर बात कर लें एग्जाम्पल के तौर पर, तो एनर्जी में क्या है, हमको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाही आ रही है, तो हमें जाना चाहिए क्लीन एनर्जी की तरफ, रीन्यूएबल यानी कि सोलर की तरफ जाना चाहिए, विंड पावर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं जा रहे। हम वही डल्टी कोयला जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये समझे बगैर कि फ्यूचर के अंदर जो हमारी इन्वायरमेंट है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा, लोगों की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होगा, लाइवलीहुड के ऊपर इम्पैक्ट होगा, लिवलीहुड यानी कि जो रोजगार है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन इसके बावजूद जो है हम लोग इस तरफ नहीं जा रहे। तो यहाँ पर राइटर कहता है सिर्फ पैसे होने से, इन्वेस्टमेंट करने से कुछ नहीं होना जब तक आपके पास एक अच्छी पॉलिसी ना हो। बात वही है कि आपके पास करोड़ों रुपया है लेकिन आपको बिजनेस नहीं करना तो आप जाया कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास 2 लाख भी है, आप थोड़ा अक्लमंदी के साथ एक स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे, 2 लाख का 1 करोड़ बना लेंगे। इन द सेम फैशन पाकिस्तान अगर पैसे लगाता भी है तो ऐसी चीज़ों पे लगा देता है जिसका फायदा कोई नहीं होता, जिसकी उसने एनर्जी को लेकर मिसाल दी। तो यहाँ पर पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के अंदर भी कहता है कि एक रीज़न है। तो क्लाइमेट को चेंज को लेकर पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, जैसे फ्लड्स की शक्ल हो जाती है, और उसके अलावा जो आपकी फूड है वो तबाह हो जाती है, बीमारियां मुख्तलिफ किस्म के उन इलाकों के अंदर पैदा हो जाती है, वो है। तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा, उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, दूसरा बाहर के मुल्क से कोई आपकी इमदाद नहीं कर रहा, तीसरा अगर आपके पास है तो आपके पास पॉलिसी अच्छी नहीं है। तो दैट इज़ द रीज़न। तो इनको आप पाकिस्तान की इकोनॉमी में, क्लाइमेट चेंज में यूज़ कर सकते हैं। अनफेयर बर्डन बड़ा प्यारा लिखा है और बड़ा अच्छा लिखा है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, टैक्स रिलेटेड है। बात सिर्फ इतनी सी करता है, कहता है पाकिस्तान में टैक्स लेने का निज़ाम बड़ा ही गंदा है, बहुत ही बुरा है, वर्स्ट है। आपकी ओपिनियन में भी जिस तरह हमने डिस्कस किया, कहता है पाकिस्तान में ये है कि जो अमीर है वो तो टैक्स को नहीं देता, तो जो गरीब है उसे टैक्स लिया जाता है। गरीब में दो बंदे आते हैं, दो तीन किस्म के, एक तो वो है जो सैलरीड क्लास है जो तनख्वाहों के ऊपर ज़िंदगी गुजारती है, और दूसरी वो है जिनके छोटे छोटे बिजनेस हैं और एफबीआर ने उनको रजिस्टर किया हुआ है और उनसे वो टैक्स लेती है। लेकिन रिच क्लास जो आपके आपकी 5% है वो पाकिस्तान में टैक्स कोई नहीं देती। तो कहता है ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ये है पाकिस्तान आईएमएफ को जो 2024 के अंदर एक डाटा है उसके मुताबिक, जो कि
दुनिया के अंदर मुल्कों को कितना कितना कर्जा दिया हुआ है। एशिया के अंदर हम अकेले ही हैं पाकिस्तानी, और हमारा चौथा नंबर है दुनिया के अंदर, इतना कर्जा लिया वापस भी करना है बहरहाल। लेकिन राइटर यहाँ पर अब इस ओपिनियन के अंदर ये कहता है कि वैसे हम कहते हैं कि चीज़ें बड़ी बेहतर हो रही हैं, लिखने में यही लिखते हैं, थिंग्स जो आर इम्प्रूविंग, इन्फ्लेशन कम हो रही है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ठीक है ना, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसका मसला हल हो रहा है, इस तरह की बातें लिखते हैं। इंडिकेटर्स यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े अच्छे हो रहे हैं। लेकिन कहता है इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स हैं उसकी तरफ कोई बंदा तवज्जो नहीं दे रहा। अब स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स क्या है, स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स में ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, आज के ओपिनियन में डिटेल में डिस्कस की थी यही बातें। स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स में यही आ जाता है कि आप लोग जो अमीर हैं उनसे टैक्स को नहीं ले रहे, गरीबों से ले रहे हैं। और उसके बाद टैक्स के एक एक है टैक्स की शक्ल में स्ट्रक्चरल फॉल्ट, दूसरा है एक्सपेंडिचर, फजूल कामों के अंदर पैसे खर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट, मुख्तलिफ किस्म के फजूल के प्रोजेक्ट्स, रिंग रोड बना दिया, वो बना दिया, यानी कि ऐसे काम करने हैं, जिन ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाने हैं जिनसे रिटर्न कोई ना मिले, ठीक है, करप्शन बस करनी है, ठीक है, इस तरह के यानी कि आप लोगों के प्रोजेक्ट्स जो है वहां पे पैसा ज़ाया हो रहा है, पाकिस्तान का करप्शन हो रही है, इस तरह के कामों में पैसा खर्च हो रहा है। तो ये है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो फॉल्ट्स हैं, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। बहरहाल रेवेन्यू सिस्टम की बात करता है, कहता है बिल्कुल ही खराब है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है रिच बंदे जो पैसा को नहीं दे रहे टैक्स, सैलरीड क्लास और जिनके बिजनेस छोटे छोटे हैं रजिस्टर हैं, सारा पैसा उनके शोल्डर के ऊपर सारा टैक्स पड़ा हुआ है। एफबीआर का चेयरमैन ने खुद रिसेंटली कहा था कि 5% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है जो अमीर है वो टैक्स कोई नहीं दे रही। तो कहता है अगर फिर एफबीआर क्या कर रहा है अगर वो टैक्स नहीं दे रही। एग्रीकल्चर से इन्होंने कहा था जी अगले साल हम लोग टैक्स लगाएंगे, इस साल नहीं लगाना, और अब एफबीआई का चेयरमैन खुद कह रहा है कि अमीर लोग टैक्स नहीं देते। तो अब वो कहता है यहाँ पर जो ये एफबीआई की अथॉरिटीज हैं इनसे ये जो इनसे पूछना चाहिए कि फिर क्या जो पाकिस्तान का बर्डन है, पाकिस्तान को चलाना है, ये गरीब लोगों ने चलाना है, जो सैलरीड क्लास है उसने चलाना है, या जो ईमानदार बिजनेसमैन है उन्होंने चलाना है। तो ये एक कहता है बड़ा ही बिटर क्वेश्चन है, बड़ा ही सख्त किस्म का क्वेश्चन है जिसका आंसर मिलना चाहिए कि एफबीआर फिर किस लिए बनाया गया, अगर अमीर लोग टैक्स नहीं दे रहे तो फिर ये क्या कर रही है। और बाकी फिर आपको पता ही है कि अमीर टैक्स तो नहीं दे रहे बल्कि ऊपर से सब्सिडीज लेते हैं, ठीक है, सब्सिडीज लेकर वो काम करते हैं। सब्सिडीज क्यों लेते हैं वो भी मैंने ओपिनियन में बताया कि उसमें यही बताया जाता है कि जनाब अली सब्सिडीज इसलिए लेते हैं कि हम लोग चीज़ें बनाएंगे और उनको एक्सपोर्ट करेंगे, और जब एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर पाकिस्तान में आएगा, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज देती है। अब आगे मजाक की बात यह है, ये फनी बात यह है कि जिनको सब्सिडी दी जाती है जो बिजनेसमैन है ये खुद कौन है, वही है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। तो अपने ही अपने को क्या करते रहते हैं, पैसे देते रहते हैं आने बहाने लगाकर, और उसके बाद जब टैक्स की बारी आती है तो फिर सैलरीड क्लास उनके हाथ में है, या जो हनेस्ट बिजनेसमैन है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है वो उनके हाथ में है। तो ये है, इस वजह से पाकिस्तान जो है बार बार आईएमएफ की तरफ भाग भाग कर जाता है कर्जा लेने के लिए, क्योंकि टैक्स जिन्होंने देना है वो देते नहीं। तो इकोनॉमी की बात आप हमने की, टैक्स की बात की, पुअर और रिच, एंड दैट इज द रियल पिक्चर ऑफ पाकिस्तान टैक्स सिस्टम। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर बेहतर करना है तो सजेशन दे सकते हैं कि टैक्स सिस्टम का जो निज़ाम है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, एफबीआर को मजबूत करने की ज़रूरत है, और इकोनॉमी के अंदर जो है स्ट्रक्चरल जो प्रोग्रेस रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, छोटे छोटे कामों से काम नहीं चलने वाला। बाकी बेटा ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई इशू हो आप डिस्कस कर सकते हैं फोकल पर्सन के साथ। और लास्ट में यही कहूँगा कि ये आप लोग ओपिनियंस जो हैं इनको ज़रूर सुने, आपकी जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप होगी इफ़ यू आर गोइंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, खास तौर पर ऐसे में ये आपकी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसकी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस नंबर पर, और बाकी प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं 2-2 3-3 दिन में आप एक महीने के जो हैं पूरे के पूरे ओपिनियन सुन सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये सुनने के बाद आप एक डिफरेंस जो है वो फील करेंगे, ठीक है। और बाकी ऐसे राइटिंग की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, उसके लिए भी आप इसी नंबर के ऊपर जो फोकल पर्सन के साथ रब्ता कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।